So in today's class we will study the atomic symbols. Atomic symbols मतलब कि जो हमारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स जो हैं, अगर हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो उसमें जो है उसका कंप्लीट नाम लिखना थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। साइंटिस्ट ने जो है कुछ एटॉमिक सिंबल्स डाल्टन ने दिए थे, ठीक है, लेकिन उनको ड्रॉ करना पड़ रहा था, तो उन्हें जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, उनको अवॉइड कर दिया गया। फिर हमने क्या किया कि ये डिसाइड किया गया कि जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नाम हैं उनके इनिशियल्स, ठीक है, उनके नाम से ही हम एब्रीवेशन जो है वो बनाएंगे। एब्रीवेशन होती है शॉर्ट फॉर्म, तो उनके एब्रीवेशन बनाएंगे। और वो वर्ड्स हमने कहाँ से चूज़ किए, कुछ तो इंग्लिश वर्ड्स थे और कुछ वर्ड्स थे जो उनके नाम थे इन लैटिन में। उन एलिमेंट्स को हम, उन एटम्स को हम क्या बोलते हैं वो। कुछ इंग्लिश नेम्स थे, कुछ लैटिन थे। इनसे हमने उनके इनिशियल्स लिए, उनके स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स लिए, जिससे उनको हमने सिंबलाइज किया, उनके सिंबल्स को डिसाइड किया। जैसे कि हाइड्रोजन का हमने एच लिया, हीलियम में लास्ट स्टार्टिंग के दो वर्ड लिए एच ई, लिथियम में, बेरिलियम में भी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। नियोन का एन ई है, सोडियम का एन ए, मैग्नीशियम का एम जी, एल्यूमिनियम का दिस, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम। पोटाशियम तो पी से स्टार्ट होता है भाई, और के तो इसमें कहीं पे भी नहीं आता, तो के क्यों लिया गया? के इसलिए लिया गया क्योंकि इसको लैटिन में बोलते हैं कैलियम। लैटिन में पोटाशियम का नाम क्या है? कैलियम, जिसका इनिशियल वर्ड के जो है यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद कैल्शियम सी ए। ऐसे ही आयरन जो है, आयरन को हम बोलते हैं फेरम, और उसका सिंबल है, आयरन का आई से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन आयरन का सिंबल क्या होता है? एफ ई, क्योंकि आयरन का जो लैटिन में नाम है वो क्या है? फेरम। फेरम के दो इनिशियल वर्ड लिए गए, दैट इज़ एफ और ई, और इसका सिंबल क्या पड़ गया? एफ ई, ठीक है। एटॉमिक सिंबल्स, और ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है, ये सीक्वेंस क्या है? उनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर जो है, एटॉमिक मास तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये हम बेसिक कंसेप्ट्स में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक आपको रिकैप जो है अभी मैं देने वाली हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या फिर अगर वो एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन द सेंस उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, दैट इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? उस एलिमेंट का, उस एटम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और है ये, इन दोनों को ऐड नहीं करना है, या तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंसिडर कर लो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर। अगर कंडीशन क्या है, वो एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, राइट। उसको हम बोलेंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? लिथियम का क्या है? ये 3 एटॉमिक नंबर। इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 3, इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म विल बी 3। एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चल गया कि उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? अब बात करते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर की। बेसिकली इसको अगर हम बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट तरीके से बोलें तो वो होगा मोर एक्यूरेटली मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पी अगर हम प्रोटॉन को डिनोट कर रहे हैं, एन से अगर हम न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, तो प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर
हम बोलेंगे क्या है उसका मास नंबर। ठीक है, सो उसी तरह से जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। सो मास नंबर क्या होगा, इसके अंदर क्या है 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सॉरी प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 6 हैं। न्यूट्रॉन का नंबर हमें पता नहीं, न्यूट्रॉन का नंबर जो है हमें जो है एक तरह से याद करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो एक्चुअली एटॉमिक नंबर भी याद ही किए गए। तो क्या है, सो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है इसके अंदर 6 इन कार्बन 12 आइसोटोप। हमने क्या पढ़ा था, कार्बन के 3 आइसोटोप होते, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जो कि कार्बन डेटिंग के अंदर यूज़ होता है। जो हमारे एंशियंट में जो हमारे स्कल्पचर्स मिले हैं जैसे कि डायनासोर्स वगैरह के, उनकी एज वगैरह जो हमने कैसे डिसाइड की कि कितने साल पुराने हैं, कार्बन 14 डेटिंग के रेलेवेंस में जो है हम कार्बन 14 आइसोटोप को यूज़ करके जो है उसकी एज जो है हम डिसाइड करते हैं। राइट, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, सो इसको छोड़ो। सो कार्बन जो है 3 आइसोटोप की फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन 12, 13 एंड 14। कार्बन 12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो इसका हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर हमें मास नंबर निकालना है तो मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। सो प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6। सो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा कार्बन 12 का 12, इट इज़ 12 यूनिट। ठीक है, अगर कार्बन 13 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन का नंबर क्या रहेगा 6 रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया यहाँ पे 7, इसीलिए इसका मास नंबर क्या हो गया 13, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कार्बन 13 आइसोटॉप। ठीक है, तो कार्बन 13 में जो मास नंबर है क्या है 13 है। ऐसे ही 14 में जो है 8 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, तो इसका मास हो जाता है 14। ठीक है, तो मास नंबर क्या है, सिंपली द एडिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो हम उसका मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर हमें मास नंबर गिवन है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे वो हम इसके अंदर से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, मान लिया हमारे पास मास नंबर गिवन है नाइट्रोजन का मान लेते हैं, दैट इज़ 14 मास नंबर गिवन है हमें। मास नंबर कितना है हमारे पास 14 गिवन है। ठीक है, और हमारे पास प्रोटॉन का नंबर गिवन है दैट इज़ 7। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने, कैसे करेंगे, मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर इज इक्वल टू 14 है। प्रोटॉन का नंबर कितना गिवन है 7, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है 14। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 14 माइनस 7 दैट इज़ 7। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब हम सिंबॉलिक फॉर्म जो है एलिमेंट्स की क्यों यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। हमने हाइड्रोजन के लिए H यूज़ किया, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li। सिंबल्स क्यों यूज़ करते हैं, उनके नाम में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। सो सिंबॉलिक फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, एक तरह से सिंबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं कि कोई भी एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन है और हमने उसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या मिला हमें, जैसे कि H2O मिल गया दैट इज़ वाटर। ठीक है, अब इस सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे हमने H2O लिखा, हमें पता चल गया कि इसके अंदर एलिमेंट्स का रेशो कितना है और उनके मास का रेशो कितना है, क्लियरली विजिबल है। दूसरा कि कितने अमाउंट हमें रिएक्टेंट्स चाहिएंगे, कि कितना अमाउंट में हाइड्रोजन का कंज्यूम होगा, कितना ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा और कितना जो है मास हमें मिलेगा वाटर का, ये यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के अंदर 2 H2O हैं, जैसे कि हमें इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बोलते हैं हम इसको H2O लिखा हमने, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। सो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्लियरली विजिबल है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। क्लियर है। तो अब हमें चाहिए कि एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का बनाना है
अगर हमें वाटर का एक मॉलिक्यूल चाहिए तो उसके अंदर हमें 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिएंगे और 1 ऑक्सीजन चाहिएगा यहाँ से। क्लियर है? तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मास, एटम का मास हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से। तो कितना मास, कितना अमाउंट हमें हाइड्रोजन का चाहिएगा, कितना ऑक्सीजन का चाहिएगा, जैसे कि हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने इतना मास हमने डाल दिया तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना अमाउंट जो है हमारे वाटर का मिलेगा। अब हमें चाहिए कम अमाउंट में और हम ज़्यादा क्वांटिटी डाल दें, ये तो सिर्फ वाटर की बात हो गई, ठीक है। और कोई भी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो अगर हम रिएक्टेंट ज़्यादा डाल दें और हमें अमाउंट चाहिए उस प्रोडक्ट का कम, उस सब्सटेंस का कम अमाउंट चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हम जो एटॉम सिंबल्स हैं, सिंबल से हमें उसकी रेशियो का पता चल जाएगा और रेशियो से हम उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मास प्रोडक्ट का बनेगा और कितना रिएक्टेंट्स का हम यूज़ करें। तो इससे जो है हम जो है एग्जैक्ट एक्यूरेटली उस प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें प्रोडक्शन हम कर सकते हैं कि कितना मास जो है प्रोडक्ट का फॉर्म होगा। सेकेंडली जो सिंबॉलिक फॉर्म है, और यूजिंग सिंबॉलिक फॉर्म जो है केमिकल रिएक्शन को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। क्लियर? सो नाउ अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी वैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो वैलेंसी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक एलेबोरेटेड वे में चाहिए तो आपको लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, वहाँ से कर लेना। सो वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ऑफ एन एटम, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि कोई भी एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। या फिर अगर हम सिंपल वे में बोलें कि वैलेंसी क्या होगी, जैसे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन नहीं, चलो सोडियम ले लेते हैं, NaCl, ठीक है, सोडियम ले लेते हैं Na। एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, ठीक है। सो इसके अंदर जो है ये कोई भी एटम, उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी, दैट इज़ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं? 2 8 8 18, ठीक है। तो यहाँ से अब करो 2, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11 है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 11 होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं हम यहाँ पे? 2 8 10 हो गया और 1 बच गया। सो हमने क्या कहा था कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसकी सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डबलेट कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? सो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कब हो सकते हैं? जब ये 7 इलेक्ट्रॉन ले। भाई 7 की उधारी करेगा, इससे बेटर क्या है, एक को हटाए ना दे, ठीक है। एक उसने निकाल दिया, तो ये एक निकाल सकता है, क्या है इसकी? ये एक वैलेंसी है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम डोनेट कर सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम एक्सेप्ट करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी, राइट। वैलेंसी तो क्लियर थी। अब उसके बाद आयंस क्या होते हैं? आयंस हमारे पास 2 होते हैं, कैट आयन और एनायन। कैटायन किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये तो हमने सिंपली बोल दिया। अगर कोई भी एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। क्यों? देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है।
प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट है न्यूट्रल कब होगा, जब प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। सो अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे। जो सोडियम उसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हमारे पास +1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा नहीं हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा नहीं हो गया, क्योंकि 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो चार्ज इसके ऊपर कंप्लीटली ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, +1, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो हमारे जो एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज कितना शो होगा, पॉजिटिव चार्ज शो होगा, दैट इज़ +1। तो अगर हमारा एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1। इसीलिए हम सोडियम को बोलते हैं Na पॉजिटिव। और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए हम बोलते हैं इसकी वैलेंसी कितनी है, +1, 1 वैलेंसी। क्लियर है। सो आयंस क्या होते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एटम या एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, दैट इज प्रोटॉन का नंबर जो है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। सो उसको हम बोलते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, उसको हम बोलेंगे कैटायन। अगर कोई भी स्पीशीज़ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है, यहाँ कहीं से बोरो कर लेती है, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, और उसको हम बोलेंगे एनायन। क्लियर है। नाउ द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स हम लिखते हैं कि NaCl, ठीक है, और या फिर हम लिखते हैं H2O, यहाँ हमने लिख दिया जिंक सल्फेट के लिए हम लिखते हैं ZnSO4। ऐसे ऐसे फॉर्मूले लिखे देखे मिलते हैं ना तुम्हें, ऐसा क्यों है। सोडियम ऑक्साइड लिखा है तो Na2O, ऐसा क्यों, यहाँ पे तो सोडियम के साथ एक, यहाँ पे 2। सो फॉर्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का हम कैसे ही लिखते हैं, किस को ध्यान में रख के क्या चीज़ हम कंसिडर करेंगे कि उस फॉर्मूला को हम डिसाइड कर पाएँ, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला जो है हम लिख पाएँ। सो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला डिसाइड करती है उसकी वैलेंसी, दैट इज़ उसके ऊपर जो चार्ज है, किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो जो है वो डिसाइड होगा। सो आयंस क्या होते हैं, आयंस किन्हें बोलेंगे, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक आयन है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे कैटायन, उस स्पीशीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस एटम को हम क्या बोलेंगे, कैटायन, उस आयन को हम क्या बोलेंगे, कैटायन। अगर उस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे बोलेंगे क्या, एनायन। इतना क्लियर है। सो आयंस क्या होते हैं, आयंस आर द, सो आयन हम क्या बोलेंगे, अ चार्ज स्पीशीज चार्ज स्पीशीज बोलो या फिर एटम बोलो, हैविंग आइदर मीन, या तो उसके ऊपर कैसा चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सो किसी भी स्पीशीज़ को आयन कब बोलेंगे, अगर उसके पास क्या हो, कोई चार्ज कैरी करता हो। और चार्ज कैसे आता है, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या उसको एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस स्पीशीज़ के ऊपर क्या कैरी होता है, चार्ज आ जाता है। सो चार्ज स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं।
Clear? So next topic is the formula of ionic compounds. So formula of ionic compounds हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. आई होप इस वीडियो में जो भी हमने बताया है वो आपको क्लियर हुआ होगा. वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी क्या होती है इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक तो प्लीज़ जाके, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको दे दूँगी वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना. अदरवाइज़ आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा. ठीक है. सो प्लीज़ गो टू द कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड आफ्टर दैट वॉच दैट वीडियो, द फॉर्मूला राइटिंग ऑफ एन कंपाउंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.